आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला में मैं बबली कुमारी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बड़े ही दुख के साथ मुझे ये बात बताना पड़ रहा है कि कुछ दिनों पूर्व ही सेंट पीटर्स कॉलेज के पूर्व प्राचार्य का दुखद निधन हो गया और साथ ही केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि की अध्यापिका श्रीमती वसुमती शिवदास जी का निधन हुआ है, जिनके दोनों महानुभावों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा विषय है 90 के बाद का भारतीय यथार्थ और काशीनाथ सिंह के उपन्यास। इस प्रमुख विषय पर हमारे पास मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। वो इस पर अपना व्याख्यान देंगे और साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े सभी अन्य प्रतिभागी इसके लिए आमंत्रित करती हूँ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। धन्यवाद नंदना। अब मैं सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीआई और इस कार्यक्रम की संयोजिका को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सिंधु टीआई मैम। 2022 के पहले व्याख्यान में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग और केरल हिंदी साहित्य मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला है। यह आज के इस वेबिनार का अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गी सर हैं। सर शायद यहाँ उपस्थित होंगे शायद। सर की उपस्थिति के लिए और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का व्याख्यान प्रोफेसर काशीनाथ सिंह के उपन्यासों पर आधारित है। व्याख्यान का शीर्षक है 90 के बाद का भारतीय यथार्थ और काशीनाथ सिंह के उपन्यास। काशीनाथ सिंह जी का जन्म 1 जनवरी 1937 में बनारस से करीब 40 किलोमीटर दूर के जीयनपुर गांव में हुआ था। उनके बड़े भाई हैं हिंदी के विख्यात साहित्यकार स्वर्गीय नामवर सिंह जी। अपने बड़े भाई नामवर सिंह जी के साथ वे काशी आए थे। काशीनाथ सिंह जी स्वीकार करते हैं कि उनके 2 गुरु थे, एक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और दूसरा उनके बड़े भाई नामवर सिंह जी। हिंदी भाषा में क्रियाओं के प्रयोग पर उन्होंने शोध कार्य किया था। 1965 से 1996 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य उन्होंने किया। काशीनाथ सिंह की रचनाएं अपनी अलग रचना प्रक्रिया और अपने सामाजिक सरोकार के कारण दूसरे रचनाकार की रचनाओं से अलग पहचान रखती हैं। घर का साहित्यिक वातावरण उन्हें हिंदी साहित्य पर गंभीरता पूर्वक सोचने के लिए विवश किया था। अपने भाई के बल पर नहीं, अपनी सोच से गढ़ित नए रास्ते पर
चलने का उपदेश नामवर सिंह जी ने उनको दिया था और उसी रास्ते से चलकर काशीनाथ सिंह जी ने साहित्य रचना की है और आज भी कर रहे हैं। उनकी प्रकाशित कई कहानी संग्रह हैं। समग्र कहानियों का शीर्षक है कहानी उपाख्यान और दूसरे कहानी संग्रह हैं जो शोधार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके लिए तो मैं बताना चाहूंगी। लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा, प्रतिनिधि कहानियां, कल की फतेहाल कहानियां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, संकलित कहानियां, कविता की नई तारीख, मेरी प्रिय कहानियां, खरोंज, पायल पुरोहित तथा अन्य कहानियां। उनके प्रकाशित उपन्यास हैं अपना मोर्चा, काशी, रेहन पर रघु, महुआ चरित, उपसंहार। उनके संस्मरण हैं याद हो कि न हो, आचे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। उनके द्वारा रचित नाटक है खवास। साक्षात्कार है गपोड़ी से गपशप। चौथे समीक्षा है हिंदी में समीक्षा, आलोचना भी रचना है, लेखक से की छेड़छाड़ और संपादन है परिवेश, काशी का नाम। प्रकाशाधीन साक्षात्कार ग्रंथ है बातें हैं बातों का क्या, संपादन डॉक्टर पल्लव जी कर रहे हैं। और बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले हैं। शरद जोशी सम्मान, साहित्य भूषण पुरस्कार, कथा सम्मान, राजभाषा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सृजन सम्मान, रचना समग्र पुरस्कार, मीरा स्मृति सम्मान, भारत भारती सम्मान, कैफी अजमी अकादमी सम्मान आदि। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे बड़े साहित्यकार पर एक वेबिनार चलाने का अवसर हमें मिल गया है। आज सुबह भी काशीनाथ सिंह जी से बात हुई थी। वे तो यहाँ उपस्थित रहेंगे, वादा किया है कि वे सुनेंगे, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वे बोल नहीं पाएंगे। उनकी उपस्थिति बड़ी खुशी की बात है। और वेबिनार में 90 के बाद का भारतीय यथार्थ और काशीनाथ सिंह के उपन्यास विषय पर, काशीनाथ सिंह के उपन्यासों पर बोलेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी। और प्रोफेसर काशीनाथ सिंह जी के प्रति और डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी के प्रति भी हम अपना आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हम वादा किया है कि उनके उनके गुरुवर डॉक्टर प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी सर भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की तरफ से केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि की तरफ से और सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से इन तीनों विद्वानों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ 2 पर्चे हैं। महुआ चरित उपन्यास पर पर्चा करेगी आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की शोध छात्रा पूजा तिवारी जी, और काशी का 80 उपन्यास पर पर्चा करेगी केरल के यूनिवर्सिटी कॉलेज की शोध छात्रा आदिरा बाबू जी। दोनों का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर TN विश्वम्भरन सर यहाँ उपस्थित हैं। सजीव एवं इस वेबिनार की सह संयोजिका डॉक्टर राधामणि जी हैं। और मंडल के कई विद्वजन हम हैं, हरिहरन उन्नीतन सर है, शशिधरन सर है, और बाकी कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। मनोहरन सर आए हैं। सभी को हार्दिक इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और भारत के विभिन्न प्रांतों से कई प्राध्यापक बंधु यहाँ उपस्थित हैं, शोध छात्र हैं, प्रिय छात्र छात्राएं हैं, सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद मैम। बहुत ही कम समय में आपने स्वागत भाषण के साथ ही काशीनाथ जी के का संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोगों के सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर साजू वर्गीय सर को आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon, very respected chief guest of the day, Dr. Vishal Vikram Singh, the coordinator of the program, Dr. Sindhu TA, department faculties, head of the department, other faculty members,
Kerala Sahitya Mandal members and students. Hindi Department of St. Peter's College is conducting a webinar series for the last 2 months, and this Sunday also a very good seminar is conducting. I am giving all the best for the program and special congratulations to the Hindi department, and special thanks to today's chief guest, Dr. Vishal Vikram Singh, and I'm giving all the best for the program. Thank you very much. धन्यवाद सर। अपने व्यस्ततम समयों में से हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं मुख्य भाषण के लिए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर विशाल विक्रम सिंह सर को। सर विशाल विक्रम सिंह सर अपने विद्यार्थी जीवन से ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और सर ने विद्यार्थी जीवन में वामपंथी छात्र और सांस्कृतिक आंदोलनों से संबंध और सक्रिय रहे हैं। सर ने कई पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से आलोचनात्मक लेखन किया है, जिसमें कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं परिचय, साखी, नौतुरिया, शीतलवाणी, परती परिकथा, समकालीन सोच इत्यादि। सर का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सर आए और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। शुक्रिया बबली कुमारी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, सेंट पीटर्स कॉलेज कोलिंचेरी और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के संयुक्त तत्वावधान में आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पीटर्स कॉलेज कोलिंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शासुवर्गीय जी, डॉक्टर सिंधु टियाई जी अध्यक्ष हिंदी विभाग, सचिव केरल हिंदी साहित्य मंडल डॉक्टर सी राधामणि जी, और भी दूसरे लोग सम्माननीय और वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें मैं देख पा रहा हूँ प्रोफेसर शशिधरन, प्रोफेसर टी एन विश्वम्भरन, प्रोफेसर हरिहरन उन्नीथन, प्रोफेसर प्रभाकरन, और भी दूसरे लोग जुड़े होंगे, लेकिन स्क्रीन पर मैं इतने ही लोगों को देख पा रहा हूँ। और दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि सेंट पीटर्स कॉलेज और केरल के हिंदी साहित्य मंडल ने मिल करके ये जो श्रृंखला शुरू की है, इसमें पिछले दिनों में बहुत ही गंभीर जरूरी व्याख्यान हुए हैं, उसमें मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप सबके प्रति बहुत आभार और बहुत ही हृदय से धन्यवाद भी महसूस करता हूं कि आपने मुझे भी अपनी बात साझा करने का मौका दिया है। और निश्चित तौर पर यह एक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है कि मैं यहाँ पर अपनी कुछ बात आप सबसे साझा कर सकता हूं। दोस्तों, जब मैं विद्यार्थी था और पीएचडी कर रहा था अपने जीवन का, ये बात करीब 2010 या 11 की बात है, एक दफा मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास काशी का 80 पढ़ते हुए। वो उपन्यास पढ़ते हुए मैंने देखा कि उसमें एक ही टेक्स्ट के अंदर कई कई ध्वनियां पैदा हो रही हैं। और जब मैं 2011 में इसका पाठ कर रहा था, पढ़ रहा था,
तो ऐसा मुझे लग रहा था कि वह 2010 या 11 के दौरान लिखा गया उपन्यास है, क्योंकि हमारे समय के सारे मसले किसी न किसी तरीके से उस उपन्यास में दिख रहे थे, पता कर रहे थे। माफ कीजिएगा। तो ये मेरे लिए एक अद्भुत सुख जैसा था कि एक ऐसा उपन्यास जो 2010 से पहले लिखा गया उपन्यास है, एक ऐसी कृति जो दसों साल पहले लिखी गई है, लेकिन हमारे समय जब मैं उसका पाठ कर रहा था तब की चीजें उसमें मौजूद थी। तब मैंने अपने गुरु और हिंदी के कवि आलोचक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी से पूछा था कि ये कैसे संभव होता है कि एक लेखक इस तरह की रचना करे कि उसमें लगभग अपने समय की अधिकांश ध्वनियां अभिव्यक्ति पा जाएं। मसलन आप वैचारिक तौर पर देखें तो वहां पर एक अभिव्यक्ति मिलेगी, आप अपने समय के यथार्थ के रूप में देखें तो उसकी एक अभिव्यक्ति मिलेगी, अपने समय के कथा प्रारूपों के बारे में सोचें तो उसकी एक अभिव्यक्ति मिलेगी, और भी जितनी तरह की अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, किसी भी टेक्स्ट का जितनी तरह का पाठ हो सकता है वो सब उसमें मौजूद मिलेगा। तो क्या लेखक एक साथ इन सारी चीजों को सोच करके लिखता है? तो प्रोफेसर त्रिपाठी का कहना था कि लेखक इन सब चीजों को नहीं सोचता लिखते समय। शायद लेखक अपने समय के यथार्थ को बस पकड़ता है और उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता है अपने प्रारूप में, और सारी चीजें अपने आप वो होती हैं। यह एक सूत्र था मेरे लिए। मैंने इसके आधार पर बहुत बार सोचा और आज तक मैं सोचता हूं कि एक जरूरी सूत्र है किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए। काशीनाथ सिंह को पढ़ते हुए इन सारी चीजों पर आप देखेंगे तो हम सब बात करेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता चलती हैं। दोस्तों, इस समय एक जरूरी बात यह है कि 1990 हिंदुस्तान में एक टर्निंग पॉइंट की तरह मौजूद है, इतिहास में भी और साहित्य में भी और समाज में भी। 1990 के पहले का भारत, 1990 के बाद का भारत मेरे लिए, मेरी जैसे लोगों और मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां से हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें बदल जाती। बहुत सारे और भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर मुझे ऐसा ख्याल आता है कि 90 के बाद हिंदी प्रदेश में, उत्तर भारत में 3 बड़े बदलावों को आप देख सकते हैं, जिनका असर 90 के बाद से लेकर के आज तक बना हुआ है। आप याद करें तो 1989 के आसपास, उसके पहले भारत में जो मध्यवित्त जातियां थी, जो पिछड़ी जातियां थी, ओबीसी जो थी, उनका आंदोलन एक तेज आंदोलन होता है और भारत सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इस लागू करने के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में और भी दूसरे आंदोलन, उसका प्रतिरोध करने वाले, प्रतिक्रिया करने वाले, उसका समर्थन करने वाले कई आंदोलन उस समय हुए, जिनका असर बाद के भारत में गहरा पड़ा। मोटे तौर पर आप ये देखेंगे कि जो ओबीसी जातियां थीं, वो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े आधार के रूप में 1990 से पहले भी मौजूद थी। मंडल आयोग की सिफारिश के लागू होने से पहले भी उनके पास अपनी एक संपत्ति थी, उनका एक सामाजिक आधार था, उनके पास शिक्षा भी थी, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय में संलग्न थे। उनकी मुखरता 90 के बाद जैसी हिंदुस्तान में देखने में आई, उससे पहले वैसी नहीं थी। और एक और परिवर्तन हुआ कि 1990 के बाद जो ये सामाजिक परिवर्तन ओबीसी जातियों में हो रहे थे, उनकी एक
मुखरता, सामाजिक मुखरता सामने आ रही थी, उस सामाजिक मुखरता के परिणाम स्वरूप एक राजनीतिक परिवर्तन भी, और राजनीति में ओबीसी से आए हुए लीडरों, कार्यकर्ताओं की अचानक से एक महत्ता स्थापित हुई। और साथ ही साथ बौद्धिक दुनिया में इंटेलेक्चुअल्स के बतौर भी बहुत सारे ओबीसी, उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि उससे पहले भी ओबीसी समुदायों से आए हुए लोग बौद्धिक दुनिया में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे, लेकिन 90 के बाद एक बड़े पैमाने पर, खासतौर से 2000 के बाद तो स्पष्ट तौर पर वो देखा जा सकता है कि वो एक ओबीसी आइडेंटिटी के साथ बौद्धिक दुनिया में एक हस्तक्षेप करते हैं। और जो हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें एक तरीके से एक खालीपन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा करते हैं। वो एक जो अधूरापन था वो उस बहाने पूरा होता है। और इसके साथ ही साथ एक और घटना होती है जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा। वो राजनीतिक तौर पर जिन विचारों के खिलाफ लामबंद थे, उन विचारों से ग्रस्त भी होते हैं, ग्रसित भी होते हैं। जिनकी मुखालफत करने के लिए वे आए थे, उन्हें वे ओढ़ते भी हैं। उसका मैं जिक्र थोड़ी देर बाद करूंगा। दूसरा परिवर्तन 90 के बाद के हिंदुस्तान में जो हो रहा था वो था कि भूमंडलीकरण का, वैश्वीकरण, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। मोटे तौर पर जितनी भी वस्तुएं, चीजें, संबंध मौजूद हैं, वे सब वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट में बदल गई। उन सब का पूंजीगत महत्व हो गया। और प्रोफेसर एजाज अहमद इस बात को कहते हैं कि वैश्वीकरण कहना थोड़ा भ्रामक शब्द है, बल्कि उसे कहना चाहिए कि वह अमेरिकी साम्राज्य। अब जबकि हिंदुस्तान में भी वैश्वीकरण को लागू हुए करीब 3 दशक बीत चुके हैं, अब यह बात रहस्य नहीं रही कि वैश्वीकरण का जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिला है पूरी दुनिया में, वो अमेरिका को मिला है। और जहां जहां वैश्वीकरण जितनी तेजी से हुआ है, जो लोग जिसकी जद में जितना ज्यादा है, वे सब उतना ही ज्यादा अमेरिका उन्मुखी समाज बने। उनका मुख हमेशा अमेरिका की तरफ रहा है। तो हिंदुस्तान में भी ये एक प्रक्रिया हुई जिसका परिणाम ये हुआ अमेरिकी नीतियों के कारण कि बहुत सारे समाज जो युद्ध से परिचित तो थे लेकिन युद्धोन्माद से परिचित नहीं थे, वे सब युद्धोन्मादी समाज में बदलते गए। वहां युद्ध हमेशा से किसी भी दुनिया के किसी भी देश के लिए और कहीं भी हमेशा वो आखिरी विकल्प हो सकता है। लेकिन जहां जहां अमेरिकी प्रभाव बढ़ा है और जहां जहां वैश्वीकरण का ज्यादा प्रभाव बढ़ा है, वहां के समाजों में युद्धोन्माद भी वैसे ही बढ़ा है। जैसे लगता है कि युद्ध हर चीज का पहला विकल्प है और वह युद्ध न होकर के खेल हो गया है। तो ये भी ये परिवर्तन भारत में भी आया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है वो है कि सांप्रदायिकता की निर्णायक उपस्थिति। फिर यहां ये इस बात का याद दिला देना जरूरी होगा कि 1990 से पहले भी हिंदुस्तान में सांप्रदायिक प्रवृत्तियां मौजूद थीं, सांप्रदायिक शक्तियां काम कर रही थीं, लेकिन सांप्रदायिकता का जैसा स्वीकार भारत में, खास तौर से मध्य वर्ग में, उच्च वर्णीय जनता में 90 के बाद जिस तरीके से सांप्रदायिकता का स्वीकार हुआ है वह 90 से पहले नहीं मिलता है। और उसका एक गहरा असर भारत के समाज पर पड़ा है। यहां मैं इस बात का काशीनाथ सिंह के उपन्यासों के जरिए बातचीत करते हुए मैं यहाँ जो हिंदी समाज है, उत्तर भारत का हिंदी समाज है, जो सांप्रदायिकता से पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ग्रसित समाज है, जिसको सांप्रदायिकता ने सबसे ज्यादा अपनी जद में लिया है, मैं उस पर कुछ कुछ बात आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे कि 90 के बाद ही जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, गोधरा का जिस तरीके से नरसंहार हुआ, और भी दूसरे छोटे छोटे नरसंहार हुए, ये सबसे बड़े नरसंहार थे। इनका स्वीकार हिंदी समाज में इस तरीके से मौजूद है कि वह बेहतर भविष्य के लिए चिंताजनक है, वो चिंता प्रस्तुत करता है।
काशीनाथ सिंह के सिलसिले में आप देखेंगे तो 1990 के बाद मोटे तौर पर उन्होंने 4 उपन्यास लिखे, जिनमें से एक उपन्यास को लघु उपन्यास कहा जाता है, महुआ चरित, यद्यपि वो तद्भव में लंबी कहानी के रूप में छपा था। लेकिन 2002 में उनका उपन्यास काशी का 80, 8 में रेहन पर रघु और 2014 में उपसंहार प्रकाशित होता है। इस बात को जोर देकर के रेखांकित करना चाहता हूं कि कोई भी रचनाकार, कोई भी रचना जब भी लिखता है तो उसके अवचेतन में कहीं ना कहीं उसका अपना समाज मौजूद होता है। अपने समाज के आधार पर उसकी सारी कल्पना, उसकी सारी आकांक्षा, उसका सारा स्वप्न, उसकी सारी इच्छा अपने समय के यथार्थ से, अपने समय के, अपने समाज की इच्छाओं आकांक्षाओं से नियंत्रित और संचालित होते रहते हैं। तो समकालीन समाज के बारे में बातचीत करते हुए आपसे एक और बात कह देना इस समय उचित होगा कि साहित्य का जो उद्देश्य है, साहित्य की जो स्थिति है, वो एक साहित्य की तो है ही, लेकिन उसे एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में भी एक साहित्य ऐसा है जिसे पढ़ा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि यदि आपको हिंदुस्तान के, खासतौर से उत्तर भारत के स्वतंत्रता से पहले के सामाजिक इतिहास को जानना हो, गांव के इतिहास को जानना हो, दो लोगों के आपसी संबंधों के, उनके सोच के बारे में, उनके शोषण के परतों के, महीन परतों के बारे में जानना हो, सामाजिक इतिहास जानना हो, तो मेरा अंदाजा यह है कि किसी भी इतिहासकार की तुलना में प्रेमचंद ज्यादा मददगार साबित होते हैं। प्रेमचंद एक कहन के बतौर कथा भी कह रहे थे, लेकिन अब जबकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है, प्रेमचंद का लेखन एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में, एक सामाजिक इतिहास के रूप में भी उसका पाठ किया जा सकता है। और इसी तरह से उत्तर भारत के स्वतंत्रता के बाद के समाज को जानने के लिए हरिशंकर परसाई भी एक मददगार साहित्यकार हैं, जो सामाजिक इतिहास को, सामाजिक दस्तावेज को उनके निबंधों में, उनकी कहानियों में, उनके व्यंग्यों में देखा जा सकता है। और वो ज्यादा प्रामाणिक तरीके से जनता के मन को, जनता की महीन महीन इच्छाओं, आकांक्षाओं और उसके संचालन को समझने में सबसे ज्यादा मददगार, वो किसी भी समाजशास्त्री, वो किसी भी इतिहासकार की तुलना में ज्यादा सटीक मालूम होते हैं। इसी तरह से हमारे अपने समकाल के बारे में, हमारे अपने समाज के समय के बारे में मुझे लगता है, खासतौर से 90 के बाद के समाज के बारे में जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा, और लिखा ही जाएगा, तो समाज के मनोवृत्तियों के बारे में, उसकी गतिकी के बारे में, उसकी सामाजिकी के बारे में काशीनाथ सिंह एक जरूरी दस्तावेज की तरह मौजूद होंगे। मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि राजनीतिक घटनाएं, जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, तो राजनीतिक परिवर्तनों से पहले एक सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तनों की बदौलत राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, वे उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। तो हिंदुस्तान में ये जो 90 के बाद का एक राजनीतिक परिवर्तन है, जिसमें कि दलित समाजों की एक उपस्थिति है, जिसको मैं ये कह रहा था कि उन्होंने एक तरह से लोकतंत्र के एक हिस्से की भरपाई की है। दलित समाजों की जो एक उपस्थिति है, एक निर्णायक उपस्थिति पहले भी थी, लेकिन एक निर्णायक उपस्थिति जो है, वह भी लोकतंत्र की एक तरीके से भरपाई करती है, एक हिस्से की भरपाई करती है। उन राजनीतिक परिवर्तनों का जो आधार है, उसे देखना चाहिए। इस आधार को देखने के लिए आप काशीनाथ सिंह का काशी का 80 और रेहन पे रघु उपन्यासों को देखेंगे, तो इन उपन्यासों की बुनावट में, इन उपन्यासों के कहन में ये आधार आपको मौजूद मिलेंगे। एक बनारस में एक 80 नाम का मोहल्ला है, जिसके आधार पर इस तरह का उसका जो लोकेल है वो काशी का 80 में आता है। लेकिन आप ये जानते हैं और जानते ही होंगे कि 80 के पात्र जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से उनकी हाजिर जवाबी है, वो जिस तरीके से
आपस में एक दूसरे से असहमत होते हुए, गाली गलौज करते हुए बातचीत करते हैं, यह सिर्फ 80 की विशेषता नहीं है, यह सिर्फ बनारस की विशेषता नहीं है। यह अनेक उन शहरों की जो कस्बाई किस्म के शहर हैं, जो अभी ठीक से पूरा शहर भी नहीं हुए और कस्बा भी नहीं रह पाए, वहां की बैठकबाजियों में इस तरह की प्रवृत्ति आपको मिलती रहेगी। तो इन अर्थों में देखने पर 80 जो है एक रूपक हो जाता है। 80 सिर्फ एक मोहल्ला ही नहीं, एक लोकेल ही नहीं, बल्कि वह एक रूपक में बदल जाता है। और इस तरीके से वह एक बड़े उत्तर भारत के हिंदी समाज के जो गल्प करने वाला समाज है, वो समाज जो यथार्थ को एक गल्प में, एक कथा परंपरा में स्वीकार करता है और देखता है और अभिव्यक्त करता है, वह उस समाज का एक रूपक बन जाता है। उस 80 में, उस काशी का 80 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की तरफ इशारा है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने 2011 में काशीनाथ सिंह जी से एक साक्षात्कार लिया था। वो परिकथा में छपा था, उसका शीर्षक था कि साठोत्तरी मेरा परिचय है, पहचान नहीं। उस उपन्यास में काशीनाथ सिंह जी से बात करते हुए मैंने पूछा था कि कोई ऐसी कृति जिसे आप दोबारा लिखना चाहें या आपको ऐसा लगे कि उसमें कुछ छूट गया है, तो आप उसे बताइए, आप उसे कहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई कृति नहीं है जिसे वो दोबारा लिखना चाहे, जो भी लिखना था उन्होंने लिख दिया। लेकिन अपना मोर्चा उपन्यास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उसे बहुत जल्दी में लिखा है। वे एक कोई दूसरा बृहत उपन्यास लिखना चाहते थे, जिसके पृष्ठभूमि के बतौर उन्होंने अपना मोर्चा लिखा और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उसे छपवाना पड़ा। छपवाने के बाद उन्होंने उस बृहत उपन्यास की परियोजना छोड़ दी। तो उसमें जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि अपना मोर्चा उपन्यास में जो आंदोलन है, विद्यार्थियों के आंदोलन है और दूसरे आंदोलन है, मैं उस उपन्यास को इस तरह से लिखना चाहता था कि मैं उस समय यह देख भी पा रहा था, जिसे लिखना चाहता था, कि 1972 में प्रकाशित उपन्यास अपना मोर्चा को पढ़ते हुए आप गोधरा कांड देख सके। ऐसा उनका एक इंटरव्यू में कहना था, जो परिकथा में छपा हुआ है। तो लेकिन वो बोले कि वो जल्दीबाजी के कारण नहीं लिख पाए। आप देखेंगे कि काशी का 80 लिखते हुए लेकिन वो ऐसा कर लेते हैं। काशी का 80 पढ़ते हुए 90 के बाद का भारत जो है, खासतौर से 2000 के बाद का भारत जो है, और 21वीं सदी का जो 2 दशक का भारत है, आप उसकी पूरी की पूरी मुकम्मल तस्वीर काशी का 80 में देख सकते हैं। काशी का 80 की जो चौथा एपिसोड है, पाड़े कौन कुमति तोहे लागी, उसमें एक घटना जो उसकी मुख्य घटना है कि धर्मनाथ शास्त्री नाम के जो पात्र हैं, वो पात्र जो 80 की संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक है, वो पात्र जो शिव का बड़ा भक्त है, वो पात्र जो 80 के धार्मिक सुचिता और शुद्धि को बचाए रखने का पक्षधर है, और उसका इतना प्रभाव है कि दूसरे लोग भी उसके डर के मारे उसकी बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कह सकते। आखिर में उस कहानी के वह पात्र जो संस्कृति की सुचिता और शुद्धता का पक्षधर है, आखिर में वह पात्र एक पेइंग गेस्ट, अपने घर को बनाने के लिए, पेइंग गेस्ट को रखने के लिए वह शिव की लिंग को वहां से निकाल देता है, और दूसरे लोग इस बात का स्वागत करते हैं। ये बात देखना जरूरी है कि जो संरक्षक थे वही बाहर निकाल रहे हैं। ये बात 1990 के दशक की घटना है। ये चौथा एपिसोड है, तो 90 के आखिर में लिखा होगा, ऐसी उम्मीद है। 2002 में उपन्यास ही आया था। तो उसमें देखने की ये बात है कि जो नया वैश्वीकरण आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया आ रही है, जिसमें अर्थ, जिसमें कमाई, जिसमें पूंजी इतनी महत्वपूर्ण है कि वह धर्म के ऊपर हावी होती जा रही है, और धर्म उसकी मदद कर रहा है, धर्म प्रमुख नहीं है। यानी कि पूंजी नंबर 1 है और धर्म नंबर 2 है, जिसके कारण भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहा है। और जो लोग धार्मिक समुदाय होने का, धार्मिक संरक्षक होने का दावा कर रहे थे, वे सब उस परिवर्तन का स्वागत करते हैं, खुशी करते हैं। तो सवाल ये है कि यह जो परिवर्तन हो रहा है,
क्या इस परिवर्तन में सिर्फ पूंजी का मसला है या इसमें कोई मूल्यगत परिवर्तन भी है, इसमें कोई लोकतांत्रिक परिवर्तन भी है, इसमें कोई नई दुनिया जो बन रही है, जो एक सुंदर दुनिया होनी चाहिए, सुंदर दुनिया के लिहाज से जो जरूरी परिवर्तन है, क्या वो परिवर्तन भी है? मसलन क्या स्वतंत्रता को लेकर, क्या समता को लेकर, क्या बंधुत्व को लेकर, क्या लोकतंत्र को लेकर के इसमें परिवर्तन हो रहा है? तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि मूल्यगत स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है वो एक कंजर्वेटिव, एक संकुचित परिवर्तन है कि एक तरफ तो पुराना ढांचा टूट रहा है, मंदिर टूट रहे हैं, मस्जिद टूट रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सांप्रदायिकता बढ़ रही है, फैल रही है। जो भारतीय समाज में नफरत की एक निर्णायक उपस्थिति थी, वो जो उससे पहले समाजों में नहीं रही, वो एक निर्णायक उपस्थिति की तरह मौजूद हो रही है। तो पूंजी तो आ रही है, कैपिटल तो आ रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन वह सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचने और खरीदने से संबंधित है। वो कोई नया मूल्य लेकर के, नई दुनिया का जो आजाद ख्याल दुनिया है उसका कोई मूल्य लेकर के नहीं आ रहा है, बल्कि वो और ज्यादा कंजर्वेटिव बन करके आ रहा है और सांप्रदायिकता का स्वीकार करते हुए आ रहा है। ये दोनों विरोधाभास एक साथ आ रहे हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो काशीनाथ सिंह की जो 1990 के दौर की चिंता है कि कमजोर होता हुआ लोकतंत्र, टूटता हुआ लोकतंत्र, और जो सामंती स्वभाव है, सामंती प्रवृत्तियां वो भी टूट रही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है। उसकी जगह कोई नई प्रगतिशील, कोई सुंदर, कोई अच्छी दुनिया का मूल्य नहीं बन रहा है, वो और कंजर्वेटिव और सक्रिय दुनिया बन रही है। और ये परिवर्तन काशी काशी में दिख रहा है, जिसमें और यहां से जिसे मैंने कहा कि एजाज अहमद कहते हैं कि वैश्वीकरण कहने के बजाय उसे अमेरिकी साम्राज्य कहना चाहिए। और ये जो समाज बन रहा है उसका मुंह अमेरिका की तरफ है, जो पहले अमेरिका की तरफ नहीं था। वो अमेरिका से मतलब अमेरिका की जनता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो अमेरिकी नीतियां हैं, जो मूलतः लोकतंत्र विरोधी नीतियां हैं, जो मूलतः युद्धोन्मादी नीतियां हैं, उस तरफ बनता हुआ हमारा समाज है। और ये आप देखेंगे काशी का 80 में एक तरीके से मिल रही है। यानी कि व्यापार के साथ पूंजी का तो बढ़ रहा है, लेकिन ये चीजें, धर्म दूसरे नंबर पर हो रहा है। और कहने की जरूरत नहीं है कि 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के बिल्कुल आखिर में उसी बनारस में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है विकास के नाम पर, जहां पर सैकड़ों सालों के छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे शिवालय और घर तोड़ दिए जाते हैं। और यह जो तोड़ करके नया कॉरिडोर बन रहा है, इसमें एक बात यह है कि जो उच्च वर्णीय मध्य वर्ग इन चीजों की मुखालफत करता था, जो धर्म से संबद्ध था, धार्मिक तरीके से चीजा था, वो उसके विरोध में उस तरीके से नहीं आता जैसा कि वो प्रदर्शित करता है, जैसे कि उसे होने का अनुमान था। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और यह जो कॉरिडोर बन रहा है, इसमें एक महत्वपूर्ण घटना है, इसे देखना चाहिए कि कॉरिडोर बनने के बाद जो पूंजी के विकास के लिए जगहें बन रही हैं, उनकी नीलामी में नीरा राडिया, एक वीडियो, एक उद्घाटन उसके मौके पर फोटो जारी हुआ जिसमें नीरा राडिया मौजूद है। और ये वही नीरा राडिया है जो कॉरपोरेट दुनिया के लिए लॉबिंग करने का काम करती रही और भारत सरकार के एक बड़े स्कैंडल में उनका नाम आया और वो जेल में रही, और वो कॉरपोरेट वुमन है। तो धर्म और व्यापार और पूंजीवाद का जिस तरह का गठबंधन अब बहुत साफ साफ देखा जा सकता है 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक के शुरुआती दिनों में और दूसरे दशक के आखिरी दिनों में, उसे काशीनाथ सिंह 1990 के दशक में देख रहे थे। जो कहानी वो बुन रहे थे उसमें उसकी छवि मौजूद थी। तो इस बात को समझना चाहिए। और ऐसा सिर्फ बनारस में नहीं हुआ, ऐसा जयपुर में भी हुआ। जयपुर में भी विकास के नाम पर बहुत सारे ऐसे मंदिर तोड़ दिए गए। सवाल मंदिरों के तोड़े जाने या बनाए जाने का नहीं है, सवाल उस समाज का है जो समाज उससे अपने आप को संबद्ध कर रहा था, लेकिन वो इस कदर गिरफ्त है कि अब वो बोल सकने की स्थिति में नहीं है। तो आप देखें कि किस तरह से पूंजीवाद ने गिरफ्त में ले लिया है। और काशीनाथ सिंह के उपन्यास में आप देखेंगे कि यथार्थ और गल्प दोनों की उपस्थिति है।
इस तरीके से उपस्थिति है कि यथार्थ गल्प हो जाता है और गल्प समझे जाने वाली चीज यथार्थ हो जाती है। तो ये आज इस बात के लिए कोई संदेह नहीं है कि वे सारी बातें जिनको लगता था कि जिनका होना असंभव है, जो गल्प हो सकती हैं, जो गप हो सकती हैं, वे सब सच हो गई हैं। और जिन्हें सच होना चाहिए था, जो सच थी, अब उन पर कोई यकीन नहीं रहा, वे गल्प हो गई हैं। तो काशीनाथ सिंह अपने उपन्यासों में इस तरीके से गल्प और यथार्थ में आवाजाही करते हैं कि वो लगता है कि हमारे समय का एक रूपक गढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि 1989 के बाद जिस तरीके से मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जिस तरीके से लोकतंत्र का एक विकेंद्रीकरण भी हुआ, एक बहुत अच्छी बात हुई है कि विकेंद्रीकृत हुआ, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हुई। उसके साथ साथ ये हुआ कि जो ओबीसी समुदायों से, दलित समुदायों से आने वाले बुद्धिजीवी थे, उन्होंने एक स्टैंड लिया है। उन्होंने अपने अपने समुदायों की तरफ से दुनिया को देखा, एक नई आंख से दुनिया को देखने की, भारत को देखने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ राजनीतिक पावर प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक ताकत प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे काम हुए हैं। 1991 में काशीनाथ सिंह काशी का 80 का पहला एपिसोड लिख रहे थे और प्रकाशित हुआ देख तमाशा लकड़ी का। उसमें एक जगह मंडल कमीशन का जिक्र आता है, बहुत जगहों पर वो इसके हैं। इस बात का इसलिए जिक्र करना जरूरी है कि 1991 में भी मंडल कमीशन का एक जिक्र होता है और 2008 में रेहन पर रघु उपन्यास आता है, उसमें भी मंडल कमीशन का एक जिक्र आता है। उससे ये बात समझना चाहिए कि काशीनाथ सिंह बाद के भारतीय समाज में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद होने वाले परिवर्तनों को कैसे बिल्कुल दर्ज कर रहे थे, वो एक डॉक्यूमेंट की तरह है। मंडल कमीशन उच्च वर्णीय मध्य वर्गीय समाज में उसका एक जबरदस्त विरोध था। बहुत थोड़े से प्रगतिशील लेखक, कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी थे जो इसका समर्थन कर रहे थे। तो काशी का 80 में एक पात्र, तन्नी गुरु काशीनाथ सिंह नामक पात्र, जो कि खुद लेखक है, उनको इस बात का उलाहना देते हैं कि वो मंडल कमीशन का समर्थन क्यों कर रहे हैं 1991 में। और वही लेखक जब 2008 में रेहन पर रघु लिख रहा है, तो रेहन पर रघु पे भी जो उसका एक पात्र, प्रमुख पात्र है रघुनाथ, वह भी मंडल कमीशन का समर्थक है, जबकि रघुनाथ के गांव के, उनके आसपास के सभी लोग उच्च वर्गीय मध्य वर्गीय लोग उसकी मुखालफत करते हैं। तो ये जो भारतीय समाज में एक तरह से प्रवृत्ति पैदा हो रही थी, उसका एक दर्ज काशीनाथ सिंह के उपन्यासों में पढ़ा जा सकता है, उसका पाठ किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप एक परिवर्तन होता है कि वैश्वीकरण भी लागू हो रहा था, मंडल कमीशन आयोग भी लागू हुआ था। इसका एक जो फायदा ओबीसी तबके को मिला, वो एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से संपन्न हुआ। लेकिन बाद की राजनीतिक गतिविधियों में उसकी जो उपस्थिति है, मैं शुरुआत में जिस बात के लिए कह रहा था कि मैं बाद में उसका जिक्र करूंगा, उसका वर्णन वो करूंगा, कि वह जिन प्रवृत्तियों से, जिन ब्राह्मणवादी, जिन लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्तियों से लड़ने का आंदोलन था, शुरू हुआ था, अंततः वो उसी से ग्रसित हो जाता है। अंततः वो उसका एक तरह से प्रतिनिधित्व करने लगता है। रेहन पे रघु उपन्यास में जब दलित समाज के लोगों की हड़ताल होती है, माफ कीजिएगा, तो दलित समाज के लोगों के हड़ताल करने का जो फायदा है वो ओबीसी समुदाय के लोगों को मिलता है। और उसमें दशरथ राउत नाम के पात्र, जो कि अहीर ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने ट्रैक्टर से उस खालीपन को भरा, पैसा कमाया, आर्थिक फायदा हुआ, सामाजिक प्रसार हुआ। इन सामाजिक प्रसार और इस कमाए गए पैसे से उसका जो निष्कर्ष है, एक यह भी है कि उनके घर के सामने एक शिव मंदिर की स्थापना होती है, जिसमें
हमेशा हरि कीर्तन और जय श्री राम और जय राम इस तरह के कीर्तन चल रही है। यानी कि काशीनाथ सिंह जैसे लग रहा है कि 1990 के दशक में ही इस बात को देख रहे थे कि भविष्य की जो राजनीति है, जो धर्म आधारित राजनीति है, उसके बड़े ध्वजवाहक, उसके झंडा बरदार जो पहले से मौजूद उच्च वर्णीय समुदाय के कुछ लोग रहे हैं, अब वह ध्वज उठाने का सबसे जोरदार जिम्मा ओबीसी समाज के लोगों के पास होगा। काशीनाथ सिंह इस बात को शायद देख रहे थे। और यह जो ब्राह्मणवादी पूंजीवादी गठजोड़ है, जो 70 और 80 के दशक में ओबीसी आंदोलन के साथ साथ दलित आंदोलन की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो दलित आंदोलन में जो चेतनात्मक परिवर्तन हुए थे 80 के दशक में बड़े दलित आंदोलनों के कारण, वह बाद में जाकर के कैसे अपनी ही विरासत, अपनी ही परंपरा के प्रति एक हीन भावना से ग्रसित होना शुरू कर देते हैं। यह जो नौकरियों में और भी दूसरे सामाजिक आर्थिक संदर्भों में एक तबका दलित समाजों से आया है, जिसे एक ऐतिहासिक काम यह करना था कि इस विकास की प्रक्रिया में, आगे बढ़ने की प्रक्रिया में पीछे छूट गए लोगों की मदद करनी थी, जिसे उसका अगुवा होना था। अंततः वह अपने ही जाल में जैसे फंसता हुआ सा नजर आता है, वो उन चीजों से पीछा छुड़ाता हुआ सा नजर आता है। आज इस बात को साफ साफ देखा जा सकता है। रेहन पे रघु उपन्यास में गणपत नाम के पात्र का बेटा मंगरू जब तक गांव में है और कोई नौकरी नहीं मिली है, उसकी कोई आर्थिक समृद्धि नहीं हुई है, तब तक उस पर उपन्यास में भी कोई बातचीत नहीं। लेकिन जब वो एक बाट माप अधिकारी हो जाता है, तौल का अधिकारी हो जाता है, तो वो मंगरू राम को एम राम कर देता है। और एक दरोगा भगेलू है, वो बी राम हो जाता है। उसने ऐसा लगता है कि भगेलू और मंगरू से उनको दिक्कत है, वो उसमें हीन महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने नाम को अंग्रेजी में शॉर्ट कर दिया और उदय प्रकाश को याद कर लीजिए। यानी कि उत्तर भारत में आंदोलन से निकले हुए समाजों, आंदोलन से निकले हुए लोग जिन्होंने आर्थिक समृद्धि प्राप्त की, जिन्हें आंदोलन का वाहक होना चाहिए था, आगे बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने एक दूसरा रास्ता कर लिया। और ये वही ये ब्राह्मणवादी पैटर्न है जिससे वो लड़ने का दावा कर रहे थे। तो इस बात का भी एक पाठ इसमें देखा जा सकता है। इसके अलावा स्त्री के लिहाज से भी इसका एक पाठ किया जाना चाहिए कि स्त्री पर अधिकार, स्त्री को अपनी संपत्ति समझना एक सामंती किस्म की प्रवृत्ति है, एक ब्राह्मणवादी किस्म की प्रवृत्ति है। और जिस ब्राह्मणवाद से लड़ने का दलित समाज उसका ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहा था, एक सीमा के बाद वो उसी से ग्रसित हो जाता है। छब्बू और ढोला के प्रसंग में छब्बू जो कि गैर दलित समाज से है और ढोला दलित समाज की स्त्री है, उनके प्रेम प्रसंग, अब यह प्रेम प्रसंग है या जबरदस्ती का है का संबंध है या जो कुछ भी है, इसमें उपन्यास में बहुत साफ बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम जैसा ही है। तो दलित समाज के लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि छब्बू और ढोला के संबंध है, पति से इतर संबंध है, जो एक सामंती समाज में अच्छा नहीं माना जाता। और इसका परिणाम यह है कि छब्बू की सिर्फ हत्या ही नहीं होती बल्कि बेरहम हत्या होती है। उसके जननांगों को भी काट के फेंक दिया जाता है, जो इस तरह की एक खास तरफ से इशारा करता है। लेकिन वहीं पर सुदेश भारती जो दलित है और उसकी प्रेमिका सरला जो कि गैर दलित है, उच्च वर्णीय समाज की है, उस पर वह गुस्सा नहीं है। यानी कि यह जो हमेशा स्त्री अपने समाज की स्त्री हो और दूसरे समाज का लड़का हो, तो उनके प्रेम संबंधों पर जो आंख में कांटा गड़ता है, जो एक सामंती स्वभाव है, जिसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऑनर किलिंग होती है, वो वहां पर भी मौजूद है, जिसको काशीनाथ सिंह, जिसका अपनी तरह से एक पाठ कर रहे थे, वो इसको समझ रहे थे। तो ये एक पूरा जो उत्तर भारत का 90 के बाद का जो नया समाज बन रहा है, वो उस पर काशीनाथ सिंह एक तरीके से अपनी बात कहते हैं।
दोस्तों, उत्तर भारत के समाज के बारे में बात करते हुए एक बहुत ही निर्णायक पहलू है आरक्षण। आरक्षण को लेकर भी कोई सीधी सीधी तस्वीर नहीं है। उत्तर भारत में उच्च वर्गीय समाज के वे थोड़े से लोग जो दुनिया को और बेहतर देखना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपने अंदर के अंतःकरण का जो आयतन है उसमें पूरी तरह से वो तब्दीली नहीं कर पाए। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, ये अचानक से नहीं होती, इसलिए इसे बहुत वस्तुगत तरीके से कहना ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संक्रमण की स्थिति में मौजूद थे कि वे कभी नई आती हुई हवा, नई आती हुई बनती हुई दुनिया का स्वागत करते हैं, लेकिन अपने जो पिछड़े संस्कार हैं, जो सामंती मूल्य हैं, वो उन्हें भी एक साथ, दोनों नई हवा और सामंती मूल्य दोनों को एक साथ ही धारण करते हैं, दोनों उनके साथ मौजूद है। परिणामतः ये होता है कि बहुत सारे पब्लिक स्फीयर के मसलों पर जो प्रोग्रेसिव दिखने वाले लोग हैं, जो एक प्रगतिशील दिखने वाले लोग हैं, वो निजी मसलों पर उतने ही कंजर्वेटिव दिखने लगते हैं। प्रोफेसर रघुनाथ जो रेहन पे रघु का पात्र है, वो एक इसी तरह का पात्र है, और मैं समझता हूं कि जिसकी निर्मित में अतीत में जाएंगे तो गोदान के राय साहब की तरह का एक स्वभाव सा उस आदमी को दिखता है कि जो जाहिर व्यवहार में एक उदार लोकतांत्रिक किस्म के व्यक्ति है, लेकिन निजी मसलों में वह एक कंजर्वेटिव स्वभाव के व्यक्ति है। ये वही व्यक्ति हैं जो मंडल कमीशन का, जिन्होंने उसकी सिफारिशों के लागू होने का स्वागत किया। ये प्रोफेसर रघुनाथ अपने गांव के दलितों को पढ़ने लिखने में मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, ज्यादा मानवीय तरीके से उनके साथ संवाद करते हैं, लेकिन उसी रघुनाथ को आरक्षण का समर्थन करते हैं। एक जगह अपने गांव के बच्चों के बारे में आरक्षण पर बात करते उन्होंने कहा कि ठाकुरों के लड़के अपनी असफलता को छिपाने के लिए आरक्षण के कवच का बहाना बनाते हैं। आरक्षण पर ये उनकी राय है। लेकिन वही जब पता चलता है कि उनकी बेटी का संबंध, प्रेम संबंध एक दलित से है, तो आरक्षण का वही समर्थन करने वाला व्यक्ति कहता है कि स्पेस माने क्या, आरक्षण कोटा के सिवा, आरक्षण और कोटा के सिवा इसका क्या मतलब है, आरक्षण नहीं होता तो यही सुदेश भारती किसी के हल जोतता। इस तरह की बात कहते हुए तो एक ही पात्र है जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार भी धारण किए हुए है और एक तरह का बहुत ही कंजर्वेटिव विचार भी धारण किए हुए। असल में यह जो उत्तर भारत का एक ऐसा समाज है जो बहुत सारे ऐतिहासिक आंदोलनों के दबाव में प्रगतिशील दिखने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके पुराने सामंती संस्कार अभी पूरी तरह से उसका पीछा नहीं छोड़ सके हैं। वो उनके एक प्रतिनिधित्व करता हुआ एक ऐसा एक अधकचरा सा, एक पिछड़ा सा समाज जो बना हुआ है, वो उसकी एक अभिव्यक्ति वहां पर काशीनाथ सिंह जी के उपन्यासों में दिखती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद जिस तरीके से अपराधीकरण का भी स्वीकार हुआ है और अपराध एक व्यवसाय की तरह हो गया है, जैसे कि अलग अलग व्यवसाय हैं उसी तरीके से अपराध एक व्यवसाय है। लोगों की जमीनें हड़पना, लोगों की हत्याएं करना, अपहरण करना एक अपराध है। ये एक न्यू नॉर्मल, नए समाज का एक न्यू नॉर्मल सा हो गया है। अब किसी को आश्चर्य नहीं होता, ये सब ऐसी घटनाएं जैसे लगता है कि सामान्य तौर पर होती रहती हैं। और वे लोग, वे उम्रदराज लोग, वे वरिष्ठ लोग, वे बुजुर्ग लोग जो अपने अपने गांव के लोग थे, इस नई आती हुई वैश्वीकरण की नई आती हुई प्रक्रिया में वे इसका शिकार है। सबसे बड़े शिकार में से एक है वे। आप देखेंगे कि वैश्वीकरण ने गांवों से लोगों को शहरों की तरफ भेजा है। गांवों से लोग लखनऊ आए, जयपुर आए, भोपाल आए, दिल्ली आए और दूसरी जगहों पर गए। एक विस्थापन तो ये होता है जिसमें अपराधीकरण की चर्चा अभी मैं इसके बाद करूंगा। एक विस्थापन ये होता है, लेकिन एक दूसरा विस्थापन ये हो रहा है कि इन शहरों से लोग देश से बाहर चले गए।
यानी कि यह जो विस्थापन है और विस्थापन का जो दंश है वो अंततः उन लोगों को आज की तारीख में झेलना पड़ रहा है जो उम्र दराज लोग हैं सबसे ज्यादा। इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप जो शहरीकरण हुआ, जो नगरीकरण हुआ, उसने नई नई कॉलोनियां बसाई, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने की प्रवृत्ति के कारण एक एक व्यक्ति के पास इतनी सारी दौलत है, इतना सारा घर और अपार्टमेंट है कि वो व्यक्ति हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। लेकिन उस प्रॉपर्टी की रखवाली करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो उस पर अपराधीकरण के जरिए किसी की हत्या करते हुए उस पर कब्जा करने की घटनाएं आए दिन होती रहती है, एक न्यू नॉर्मल की तरह है। आप देखेंगे कि रेहन पर रघु उपन्यास में जो आखिर के हिस्से में रघुनाथ और उनकी पत्नी शीला है, उनको उनकी बहू सोनल इसलिए अपने पास रहने का आग्रह करती है कि वे सब रहेंगे तो घर की रखवाली होती रहेगी और उनकी सुरक्षा होती रहेगी, इस बहाने वो सुरक्षित रहेगी। ये जो एक संबंधों में एक जो परिवर्तन आ रहा था, उसकी उसकी एक पूंजीगत उसका महत्व हो रहा था, और पूंजीगत महत्व के हिसाब से संबंध डिफाइन किए जा रहे हैं, परिभाषित किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। उसकी एक झलक यहां पर देखने को मिलती है कि वे बुजुर्ग, उनके साथ कोई स्नेह का नाता नहीं है, उनके साथ कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, उनके साथ कोई और भी लगाव नहीं है। उनका कुल मूल्यगत महत्व ये है कि वे घर की रखवाली कर सकते हैं, अन्यथा उनके न रहने पर नौकर रखना पड़ेगा, और नौकर भी क्या पता कितना विश्वसनीय हो, कितना विश्वसनीय ना हो। तो ये एक सामाजिक जो यथार्थ हमारे समय का कटु यथार्थ है जो वैश्वीकरण के बाद भारतीय समाज में आया है। ये रेहन पे रघु और दूसरे उपन्यासों की स्थिति में, इसके कारण आप देखेंगे कि मैंने कहा वैश्वीकरण और अमेरिका उन्मुखीकरण के कारण जो युद्धोन्माद भारतीय समाज में आया है, आखिर में काशीनाथ सिंह उपसंहार में इस चीज को ज्यादा वो करते हैं कि एक जैसे लगता है कि समाज में एक तरह का युद्ध चल रहा है। एक युद्ध, वे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है और वो बहुत सारी संपत्ति हासिल कर लेना चाहते हैं, जो गिनती इसके लोग हैं, और एक बहुत भारी जनता है, भारी लोग हैं, वे जिनके खिलाफ दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। और मध्य वर्ग के बहुत से लोग अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ विश्वासघात करते हुए उन पूंजीपतियों को, उन संपत्तिशाली लोगों के कोष को और ज्यादा भरने में अपना सब कुछ लगा देते हैं। और कहने की जरूरत नहीं है कि जब तक मध्य वर्ग के इन लोगों के बीच के हाथ के पास ताकत है, काम करने की क्षमता है, वो काम करते हैं और आखिर में फिर किसी काम के नहीं बचते। वे अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वे अपने ही खिलाफ लोगों के खिलाफ हो रहे शोषण में मददगार हैं, और एक तरह का युद्ध चल रहा है। आप देखेंगे कि उपसंहार का जो कृष्ण है, वो पूरे महाभारत में युद्ध के बाद आखिर में जो उपसंहार के कृष्ण एक समय में जिन्हें ईश्वर होने तक का दर्जा हासिल है, और हर आदमी अपने जीवन में एक बार ईश्वर होता है। उपसंहार में काशीनाथ सिंह जी की ये स्थापना है कि वो जो भी चाहे वो कर सकता है, लेकिन बाद में वो किसी काम का नहीं बचता। यह जो जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने अपनी ही लोगों के खिलाफ अपनी ही लोगों को खड़ा कर रखा है, वो एक रूपक की तरह मुझे उपसंहार में नजर आता है। और जो अफगानिस्तान का युद्ध हो, चाहे खाड़ी देशों का युद्ध हो, चाहे छोटे छोटे और भी युद्ध हो जो सेना के द्वारा नहीं लड़े जाते, लेकिन अमेरिका की अगुवाई में बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं, उन सब युद्धों की जो अंततः परिणति हो रही है, जो स्थिति है, वो भयानक निराशा, भयानक त्रासदी में है। तो उपसंहार का जो पूरा पाठ है वह कृष्ण के और महाभारत के पौराणिक पाठ को कहने का यदि कहना उसका उद्देश्य है तो इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे समय का एक रूपक प्रस्तुत कर रहा है। हमारे समय में हो रहे ये अघोषित युद्धों में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? आखिर में कोई जवाब नहीं बचता, जहां पर कोई नीति अनीति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। तो काशीनाथ सिंह इस बात को लेकर के
अपनी बात को कहते हैं। और आखिर में आप देखेंगे कि जो पूंजीवाद की अनिवार्य परिणति है कि वह कृषि व्यवस्था को, परिवार व्यवस्था को, सबको अंततः विनष्ट करके वह अकेलापन, एक घोर लोनलीनेस प्रस्तुत करता है। काशीनाथ सिंह के जो पात्र हैं, चाहे वो रेहन पे रघु का पात्र हो, चाहे दूसरे पात्र हो, वो सब आखिर में आते हुए एक लोनलीनेस के शिकार होते हैं, अकेलापन का शिकार होते हैं, जो हमारे समय का एक गहरा, एक यथार्थ बोध है, वो सब उसकी एक अभिव्यक्ति करते हुए नजर आते हैं। और पूरा का पूरा उपन्यास लगता है कि अपने समय के एक रूपक की तरह काशीनाथ सिंह ने अपने ये उपन्यास लिखे हैं। मुझे याद है कि उन्होंने एक संस्मरण लिखा था जापान के ऊपर, 21वीं सदी का देश। याद हो कि न याद हो, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इसी संग्रह में ये संस्मरण है। उसमें जापान का व्यक्ति काशीनाथ सिंह से पूछता है कि सुना है बनारस के लोग बहुत हंसते हैं। काशीनाथ सिंह कहते हैं कि हाँ, आपने सही सुना है, वहां के लोग बहुत हंसते हैं, और जब मैं उनको आपके बारे में बताऊंगा तो वे हंसते हंसते रोने लगेंगे। तो ये जो हंसते हंसते रोने लगना, ये जो काशीनाथ सिंह 80 के दशक में एक संस्मरण में ये वाक्य इस्तेमाल करते हैं, काशीनाथ सिंह के उपन्यासों को, उनके रचना कर्म को आप पूरे में देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं हंसने की छवि मौजूद होगी, उसमें कहीं कहीं खिलंदड़ेपन की छवि मौजूद होगी, उसमें सब कुछ मौजूद होगा, लेकिन वो सब किसी काम का नहीं है अगर आखिर में वह एक गहरे करुणा भाव से और अपने समय में विघटित होते हुए, टूटते हुए, बेहतर समाज के कमजोर होते हुए की करुणा से संचालित नहीं है। तो और मैं निजी तौर पर, मेरे लिए काशीनाथ सिंह के उपन्यासों का पाठ, उनके सब खिलंदड़ेपन, उनके सब भाषा कौशल और सब चीजों के बावजूद उसका जो अवसान है एक गहरे दुख में है, एक अपनी जनता के साथ, अपने लोगों के साथ एक गहरे प्यार, और उस प्यार के कारण क्षरित होती हुई दुनिया, क्षरित होती हुई बेहतर दुनिया, कमजोर होती बेहतर दुनिया के से करुणा के कारण वह सब संचालित होता है। इसलिए वो मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदार और प्रतिबद्ध पाठ लगता है उनके उपन्यासों का। तो ये मोटे तौर पर मैंने उनके उपन्यासों को अपने समय में देखने की कोशिश की है, और आपने मुझे मौका दिया है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला में अपनी बात कहने का, और मैं बहुत ही खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मैं आप सबके साथ अपनी बात को साझा कर पाया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। धन्यवाद सर। आपने काशीनाथ जी के उपन्यासों के माध्यम से बड़े ही व्यवस्थित ढंग से 1990 के बाद हुए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से हम सबको अवगत कराया, तथा समाज में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद आए, उस सबसे भी हमें अवगत कराया। और साथ ही साथ हाल ही में हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को आपने धर्म, व्यापार और सत्ता के गठजोड़ के साथ उसे उजागर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपने वैश्वीकरण के दौर में बदलते जीवन परिवेश और उससे उत्पन्न युद्धोन्माद की स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और आप हमारे इस व्याख्यान माला में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब चर्चा का समय है। इस चर्चा को हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे। जो भी प्रतिभागी इसमें जुड़े हैं, उन सबों से हमारा अनुरोध है कि यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बारी बारी से अपना प्रश्न पूछें।
विशाल जी, मेरा एक सवाल है। वो पहला उपन्यास लिखने के बाद लंबी अवधि के बाद दूसरा उपन्यास लिखा है, इसका कुछ कारण है? कारण तो अब मैडम ये तो खुद काशीनाथ सिंह जी बता सकते हैं, लेकिन मैंने उनके कुछ एक इंटरव्यू पढ़े हैं जिस पर इस तरह के सवाल उनसे पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी चीज को तब तक नहीं लिखता हूं जब तक कि उसकी ठीक पहले लिखे हुए चीज से मैं पूरी तरह से मुक्त न हो जाऊं, और जब मैं किसी चीज की जरूरत महसूस करता हूं, मेरे अंदर वो बेचैनी पैदा करती है, तब लिखते हैं। तो शुरुआती दौर में ये उनका कहना है। मेरा जो अनुमान है कि शुरुआती दौर में काशीनाथ सिंह की शुरुआत एक कहानीकार के बतौर हुई है। 1960 में उनकी पहली कहानी कृति पत्रिका में छपी, संकट। हालांकि उनकी पहली जो लिखी हुई कहानी है ज्योतिषी ने कहा था, वो प्रकाशन काल के लिहाज से वो बाद में छपी कल्पना में, लेकिन काशीनाथ सिंह जी का कहना है कि पहली कहानी उन्होंने ज्योतिषी ने कहा था लिखी, लेकिन छपी संकट कहानी पहले। बहरहाल, तो शुरुआती दौर उनका कहानी लेखन का दौर है, और काशीनाथ सिंह अपने शुरुआती दौर में लगातार कहानियां लिख रहे थे। तो हो सकता है कि वो अपनी जो कुछ भी कहना चाहते हो वो कहानियों के माध्यम से वे कह पा रहे हैं। हर लेखक का अपना एक प्रारूप होता है जिसमें वो अपने आप को ठीक ठीक अभिव्यक्त कर पाता है। लेकिन 90 के बाद जिस तरीके के परिवर्तन हुए, जिस तरह का वो यथार्थ, सामाजिक यथार्थ हो सकता है उनके मन में कुलबुला रहा हो, जिसको वो कहना चाह रहे हो, वो बहुत संभव है कि वो कहानी के दिए गए फॉर्मेट में न अट रहा हो। इसलिए आप 72 में अपना मोर्चा उपन्यास जरूर आ गया, लेकिन अपना मोर्चा इतना छोटा उपन्यास है कि उसे एक लंबी कहानी के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। वो कहानी का ही, लेकिन एक उपन्यास के बतौर वो 90 के बाद ही लिखना शुरू करते हैं। तो मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि उसके बाद के यथार्थ को व्यक्त करने के लिए उन्हें उपन्यास का फॉर्मेट ज्यादा सटीक लगा होगा, क्योंकि जब वो उपन्यासकार के बतौर और साथ ही साथ वो संस्मरणकार के बतौर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो उनका कहानी लेखन लगभग रुक जाता है। आप पिछले 25-30 सालों में देखेंगे तो उनकी बहुत कम, चुनिंदा 2-4-5 कहानियां ही आई होंगी। उसमें से कुछ एक कहानियां उनके अनुसार वो बहुत पहले लिखी थी, प्रकाशित बाद में हुई। तो उनका जब कहानीकार रुक जाता है, कहानी कहना बंद कर देता है, लिखना बंद करता है, तो उनका संस्मरणकार और उनका उपन्यासकार, और जब एक बार उपन्यास आता है तो आप देखें कि लगातार उपन्यास आ रहे हैं। 2 में काशी का अस्सी, फिर 8 में रेहन पे रघु, फिर महुआ चरित 12 में, और फिर 14 में उपसंहार। उसके बाद उसमें कोई गैप नहीं है। तो ये लेखक का अपना अपना चुनाव होगा, लेकिन मैं ऐसे ही समझता हूँ। और दूसरा तो मेरे मन में आता है कि उनके उपन्यासों या संस्मरणों का जो शीर्षक है तो दूसरे रचनाकारों के शीर्षकों से अलग प्रतीत होता है। या उन्होंने तो अपनी पीएचडी तो व्याकरण पर किया है, इसी की वजह से संयुक्त क्रियाओं पर किया है जी, उसी के कारण है या और कुछ कारण है? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि काशीनाथ सिंह का जो लेखन है वो स्वतंत्रता के बाद का वह लेखन है जो जनवादी प्रवृत्तियों के साथ उसका ज्यादा गहरा लेना देना है। उसके लिए आप देखेंगे काशीनाथ सिंह जिस तरह के जीवन से संबद्ध हैं, जिस तरीके से वो देखते हैं, वो एक जनवादी विचार का जीवन है। और पुरखे के रूप में कबीर उनके यहाँ बहुत आते हैं। कबीर एक ऐसे व्यक्ति हैं, मुक्तिबोध कहते हैं, मुक्तिबोध अपने एक आलेख में कहते हैं, भक्तिकालीन आंदोलन का एक पहलू, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे कबीर बहुत समकालीन मालूम पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि यह बात मुक्तिबोध ने कही थी 1960 के आसपास, 55 से 60 के आसपास कही थी। लेकिन जितने भी जनवादी लेखक हैं वे सब अपने आप को कबीर के ज्यादा नजदीक पाते हैं, कबीर को या अपने नजदीक पाते हैं। तो वे शायद जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके शीर्षक के रूप में कबीर सबसे ज्यादा मुफीद मालूम पड़ते हैं। तो एक तरफ तो कबीर का ये पहलू है, दूसरी तरफ कबीर का ये पहलू है कि कबीर जनता में बहुत नुमाया है,
जनता में ही बहुत वो घुले मिले, जनता उनको इस तरीके से उनका पाठ करती जैसे वो उसके घर के अपने व्यक्ति। तो जो भी लेखक जनवादी लेखक होगा, जो जिसका भी इस बात पर जोर होगा कि वह जनता की बात को कहना चाहता है और जनता की भाषा में कहना चाहता है, तो उन सब के जो शीर्षक हैं वो अनिवार्यतः ऐसे ही होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो काशीनाथ सिंह जी के भी आप देखेंगे कि काशी का 80 आप ले लें तो काशी का 80 के 5 एपिसोड में 4 एपिसोडों के जो शीर्षक हैं वो कबीर के की कविताओं से लिए गए शीर्षक हैं, या बाद के दिनों में जो उनकी किताबें भी आई वो भी कुछ इसी तरह के शीर्षक से बनते हैं। ये एक वजह हो सकती है। जी, तो आप उनके लेखन में संस्मरण को सबसे अच्छा मानते हैं या उपन्यास को या कहानी को? आपकी राय क्या है इसमें? अब मैडम इसमें हर लेखक अपने तरीके से संस्मरण काशीनाथ सिंह जी ने ऐसे लिखे हैं जो निश्चित तौर पर उनसे पहले ऐसे संस्मरण नहीं लिखे गए, जो संस्मरण को एक नई ही ऊंचाई की तरफ ले जाते हो। दूसरी तरफ उपन्यास भी उन्होंने खासतौर से काशी का 80 एक ऐसा उपन्यास लिखा कि वो भी पहले के सभी तरह के मानकों को ध्वस्त करता हुआ एक नए तरीके से वो करता है। तो मुझे तो दोनों प्रिय हैं। मुझे तो कथाकार भी, मतलब वो कथाकार के बतौर ही प्रिय है, जो उपन्यास भी लिखते हैं, संस्मरण भी कहा है उन्होंने, और कहानियां मुझे सब, उसमें निर्णय कर पाना मेरे लिए थोड़ा भी मुश्किल है कि मतलब संस्मरण ज्यादा अच्छा लगता है उपन्यास, मुझे दोनों बहुत पसंद है। जी सर, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आपने जैसे कि बताया कि काशीनाथ सिंह के उपन्यासों में या कहानियों में जो भी पात्र हैं वो आखिर में जाकर के जो एक लोनलीनेस की अवस्था है उसमें पहुंच जाते हैं। तो मुझे ये जानना है कि जैसे महुआ चरित उपन्यास में महुआ अंत में जाकर के कहती है कि अब मतलब टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर जहाँ चल आराम से चलो, अब मुझे किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो लोनलीनेस की अवस्था है, क्या हम इसे कायरता कह सकते हैं कि जो जीवन की जो संघर्ष है या उसके प्रति जो भी पात्र है उसके मन में एक भय है जिससे वह भागना चाह रहा है, क्या हम इसे पात्र की असफलता कह सकते हैं या ये मान सकते हैं कि वह एक नई शुरुआत करना चाह रहा है? इसे स्पष्ट करें सर। नहीं, देखिए, भागना या कायरता एक दूसरी चीज है और लोनलीनेस एक दूसरी चीज है। लोनलीनेस एक ऐसी चीज है जिसका जो आपको मिल जाता है, मतलब एक दी हुई दुनिया है, दिया हुआ समाज है जिसमें अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा और आप अकेले हो जाते हैं। आप किसी से कोई बात साझा नहीं कर पाते, किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं बना पाते और कोई आपके साथ नहीं होता। यह एक तरह की त्रासदी है, लोनलीनेस। और जबकि भागना या कायरता एक तरह का चुनाव है। तो दी हुई परिस्थितियां जो पात्रों की हैं वो एक ऐतिहासिक लोनलीनेस को एक ऐतिहासिक विकास की तरह भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से वैश्वीकृत दुनिया में, पूंजी केंद्रित दुनिया में हर आदमी अकेला होने के लिए अभिशप्त है। यह उसका अकेलापन खुद का चुनाव नहीं है, अभिशप्त है। जो लोग बहुत सारे लोगों से घिरे हुए दिखते हैं वो भी एक तरह का लोनलीनेस फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये कोई आदमी होना नहीं चाहता, सचेतन नहीं होना चाहता। भागना या कायरता वो एक सचेतन चीज है कि आप उसका चुनाव करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन लोनलीनेस यदि आपके पास आ रहा है ऐतिहासिक विकास के क्रम में, तो आप उससे कुछ कर नहीं सकते। ये गलत है कि सही है, इस पर तो अभी हम लोग कोई मूल्य निर्णय नहीं कर रहे हैं। बस हम वस्तुगत तरीके से ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोनलीनेस अंततः उनकी एक परिणति है जो त्रासद है। और एक बतौर लेखक, बतौर कथाकार काशीनाथ सिंह इस बात को देख रहे हैं और ये एक दुख की बात है, मतलब करुणा से संचालित ये कही गई बात है। चैट बॉक्स में एक सवाल है जी, ऑनर किलिंग क्या ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है? हिंदी उपन्यासों में इसका कितना जिक्र किया गया है? भारत का समाज में
जाति भेद को तो पहले से ही है, खास तौर पर शादी को लेके। वो मौसमी जी आसाम से जुड़ गई है, उनका सवाल है। देखिए मौसमी जी, जो ऑनर किलिंग है वो उसका भी एक गहरा संबंध वैश्वीकरण की प्रक्रिया से है, शहरीकरण की प्रक्रिया से है। समाज शास्त्र में एक तरह की अवधारणा चलती है जिसको कहते हैं कल्चरल गैप। आप देखेंगे कि ऑनर किलिंग की जो समस्याएं हैं वो ऐसे समाजों में ज्यादा हैं जिनके पास वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप एक तरह की जो भौतिक सुख सुविधा है, भौतिक दुनिया है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, लगभग दुनिया के स्तर का। लेकिन उनका जो कल्चरल डेवलपमेंट है, उनकी जो मूल्यगत मान्यताएं हैं, उन्होंने उनको मिलने वाली भौतिक परिस्थितियों के साथ बहुत सामंजस्य उसका नहीं हो पाया है। उन दोनों के बीच में गैप है, यानी कि जो उनकी कल्चरल सिचुएशन है, कल्चरल पोजीशन है, और जो उनकी भौतिक दुनिया है, जो उनको अचानक पूंजी मिलने से बहुत आगे बढ़ गई, दोनों के बीच में गहरी फांक है। इसके कारण उनकी कल्चरल पोजीशन स्त्रियों को एक सामंती दायरे में देखती है, उसमें रखने की कोशिश करती है। लेकिन जो भौतिक दुनिया है जो उनके सामने मौजूद है, वह उस सामंती मानसिकता, उस सामंती मूल्य और उस सामंती नियंत्रण का निषेध करती है। ऐसी स्थिति में जब लड़कियां स्वयं स्वनिर्णय लेती हैं, वो सिर्फ जाति के सिलसिले में ही नहीं है, वह सिर्फ विवाह के सिलसिले में नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरी जाति में विवाह करने पर ही ऑनर किलिंग होती है, अपनी जाति में भी विवाह करने पर भी ऑनर किलिंग होती है। यानी कि ये जो स्त्रियों के आत्मनिर्णय का अधिकार है, यह उस पर उस चीज को चुनौती देती हुई है, उसको नियंत्रित करना चाहती है, और यह कल्चरल गैप के कारण ऐसा पैदा हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो वैश्वीकरण ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, जिसके बारे में हम लोग की एक राय बहुत स्पष्ट है कि उसका मूल्यगत परिवर्तन से, उसका जिम्मेदारी, उसका प्रतिबद्ध परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ एक भौतिक परिवर्तन करके पूंजी अर्जित करना चाहता है, समाज चाहे जैसी स्थिति में हो। तो ये गैर जिम्मेदाराना प्रक्रिया है जिसके कारण ये ऑनर किलिंग पैदा होता है। फिर मैं कह देना चाहता हूं कि इसका सिर्फ जाति से लेना देना नहीं है, यानी कि जाति से बाहर विवाह करने पर ही ऑनर किलिंग नहीं होती है, जाति के अंदर भी विवाह करने पर ऑनर किलिंग होती है। यह वस्तुतः स्त्रियों के प्रति एक सामंती दृष्टिकोण और एक गैर सामंती, थोड़ी आगे बढ़ी हुई चेतना के दृष्टिकोण के बीच की लड़ाई है। इस कारण ये वैश्वीकरण से इसका एक संबंध जुड़ता है। और उसका शायद दूसरा हिस्सा था कि क्या हिंदी साहित्य में इसकी कोई अभिव्यक्ति, कविताएं तो बहुत सारी लिखी गई हैं इस पर, और उपन्यास तो भी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा उपन्यास है क्या जिसमें ऑनर किलिंग को प्रमुख रूप से दिखाया गया। हो सकता होगा, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। जी, दूसरा एक सवाल है, समकालीन विमर्शों वैश्वीकरण आप कैसे देखते हैं? समकालीन विमर्शों और वैश्वीकरण को देखिए, वैश्वीकरण तो हमारे समय की एक हकीकत है, उससे बाहर अभी दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो यदि दो ही तरह का, यदि आप या तो वैश्वीकरण के पक्ष में हैं या उसके पक्ष में नहीं है, एक इस तरह का ऐसा समाज बना हुआ है। और बल्कि ये भी नहीं कहना चाहिए कि उसके पक्ष में है कि नहीं, लेकिन उसकी प्रक्रिया को लेकर के, उसके नियंत्रण को लेकर के वैश्वीकरण भी असल में एक इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए लोग इस बात को ज्यादा समझते हैं कि यह जो परिवर्तन है, पूंजीवाद का परिवर्तन है, मसला सवाल उससे नहीं है, सवाल उसके मूल्यों से है, सवाल उसके निर्णय से है कि यदि जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें यदि इस बात का, इस वैश्वीकरण को, इस पूंजीवाद को नियंत्रित करती हैं, तो इसका ये मतलब है कि उसका होने वाला जो फायदा है परिवर्तन का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जनता के पास जाता है, और जो परिवर्तन है वो एक तरह की जिम्मेदारी के साथ आता है। लेकिन ये निजी क्षेत्र के लोगों के नियंत्रण में है, जिसके कारण इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सिवाय पूंजी कमाने के कोई भी। इसी कारण आप देखेंगे कि पिछले 50-60 सालों में दुनिया में जब से पूंजीवाद का विकास हुआ है,
तो बहुत सारी चीजें, जंगल खत्म हो गए, पहाड़ खत्म हो गए, नदियां खत्म हो गई, बहुत सारे संसाधन खत्म हो गए। तो ये जो गैर, और उसका परिणाम ये है कि आज हम सब पर्यावरण की बहुत सारी समस्या से जूझ रहे। तो ये जो गैर जिम्मेदार व्यवहार है, इसका सवाल उसका है। बाकी ये एक प्रक्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कि अगर चुनी हुई सरकारों और उसकी अगुवाई में ये प्रक्रिया चलती है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर एक विचार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। रही बात समकालीन विमर्शों की, तो हिंदी में अगर समकालीन विमर्श से आपका आशय है कि दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है और आदिवासी विमर्श है, तो इनके बारे में हमारी राय ये है कि इन्होंने लोकतंत्र में, भारतीय समाज का जो लोकतंत्र है, साहित्य का जो लोकतंत्र है, उसमें एक हिस्सा खाली रह गया था, उसमें एक निगाह बची रह गई थी, उसको पूरा करने का काम किया है इन्होंने। यदि 90 के दशक में बहुत सारी दलित आत्मकथाएं नहीं आती, कविताएं और वो नहीं आती, बाद के दिनों में आदिवासी विमर्श के तहत बहुत सारे लेखक हमारे नहीं आते, तो बहुत सारी स्त्रियां नहीं आती जिन्होंने स्त्री निगाह से दुनिया को देखा, समाज को देखा आदिवासी निगाह से, और वो लिखा। तो शायद हम उस तरीके से नहीं देख समझ पाते, या उसमें कुछ अधूरा रह जाता, तो वो एक तरह से पूरा किया है। मैं इसको बहुत ही बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करता हूं, हालांकि इसके अपने अंतर विरोध भी मौजूद हैं इसके बावजूद। प्रीति जी कुछ पूछना चाहती हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत सुंदर रहा आपका वक्तव्य, देख सुनकर बहुत ही उपयोगी जानकारी है। मैं एक प्रश्न है मेरा, काशीनाथ सिंह जी को आप किस विचारधारा का मानते हैं और उनकी रचना दृष्टि कैसी है? बहुत स्पष्ट है, वो अपने बहुत सारे उसमें कहते हैं कि वो एक अपने विचार में और अपने लेखन में एक वामपंथी जनवादी लेखक हैं, और हालांकि लेखन में उनके विचार प्रमुख नहीं है, लेखन में उनके संवेदनाएं प्रमुख हैं, वो विचार केंद्रित रचनाएं नहीं लिखी हैं, लेकिन उनकी दुनिया को जो देखने की निगाह है वो एक प्रगतिशील जनवादी लेखक की निगाह है। धन्यवाद सर। हेमंत प्रसाद जी, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? धन्यवाद सर। हेमंत जी आप अनम्यूट करके बोलिए। हेमंत जी प्रतिभागी का बोलिए। हेमंत जी आपका माइक म्यूट है। हाँ मैम, आवाज जा रही है? जी विशाल भैया को मेरा प्रणाम और ऑनलाइन उपस्थित सभी विद्वत जनों को भी मेरा प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। विशाल भैया से एक सवाल है, काशीनाथ सिंह के उपन्यास के आकार को लेकर है भैया, कि क्या कारण है कि भैया मतलब काशीनाथ सिंह के उपन्यास आकार में बहुत छोटे होते हैं, वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अखिलेश या फिर अन्य लेखक उनके उपन्यास बृहद होते हैं, बहुत मतलब कम से कम बात में अपनी, कम से कम शब्दों में अपनी बात को रख पाते हैं भैया, इस पर कुछ बताएं भैया। देखिए, हर लेखक का अपना स्वरूप होता है। मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग हर लेखक मुझे लगता है कि अपनी रचना के आकार के बजाय वो इस बात पर ज्यादा केंद्रित करता है कि वो जो भी कहना चाहता है उसको पूरी तरह से कह ले। वो जितने में, अब काशीनाथ सिंह जी के सारे उपन्यास एक जैसे नहीं है। काशी का 80 जैसा उपन्यास है, अपना मोर्चा उस तरह का आकार में उपन्यास नहीं है या उपसंहार नहीं है। तो मूल बात मुझे लगता है आकार के बजाय कहन है, कि वो कहन को कैसे कब तक कह लेते हैं। कहानियां भी कुछ मझले आकार की कहानियां हैं, कुछ लंबी कहानियां हैं, छोटी कहानियां हैं। तो मैंने एक बार काशीनाथ जी से एक साक्षात्कार में उनसे पूछा था, दूसरी बात पूछी थी कि विधाओं के आवाजाही को लेकर के। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं किसी भी चीज की चिंता नहीं करता हूँ, न तो विधाओं की चिंता करता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या है, उपन्यास है कि कहानी है कि रिपोर्टाज है कि क्या है, जो कुछ भी है।
और मेरा सिर्फ इस बात को लेकर के जोर रहता है कि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं उसको सबसे बेहतर तरीके से कह लूं कि उसके बाद कुछ और कहने की गुंजाइश न रहे। तो अब इस प्रक्रिया में कोई रचना लंबी हो जाती है, कोई लंबी नहीं होती होगी आकार में। मैं तो फिलहाल ऐसा ही समझता हूँ हेमंत जी, बाकी काशीनाथ जी बताएंगे इस बात को कि ऐसा वो कुछ सोचते हैं क्या। जी जी, अब पर्चे का समय हो गया है, 2 पर्चे हैं। बबली जी आगे बढ़िए। धन्यवाद सर। चर्चा के दौरान भी आपने सभी प्रतिभागियों के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पर्चा प्रस्तुति की ओर बढ़ रहे हैं। पर्चा प्रस्तुति के लिए हमारे पास 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से तो छात्र जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पूजा तिवारी जी को, जो शोध छात्रा हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में, और उनकी पर्चा प्रस्तुति का विषय है महुआ चरित्र उपन्यास में स्त्री मन स्थिति की सशक्त अभिव्यक्ति। पूजा तिवारी जी, आप अपना पर्चा प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो डॉक्टर सिंधु मैम को बहुत धन्यवाद और उनके प्रति मैं आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उपलब्ध करा ताकि मैं अपने काशीनाथ सिंह का उपन्यास महुआ चरित्र अगर पृष्ठों के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम पृष्ठों का उपन्यास है। 100 पृष्ठों में लगभग पूरी की पूरी उपन्यास लिखी है इन्होंने, किंतु विषय वस्तु की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यह बहुत ही विस्तृत है। स्त्री जीवन, उनके संघर्षों को इन्होंने अपने इस उपन्यास में बहुत ही सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया है। महुआ चरित्र उपन्यास की नायिका महुआ एक उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री है जो कि करियर को लेकर बहुत ही सजग और जागरूक है। 30 की उम्र है इसकी और वर्तमान में अपने विवाह को लेकर चिंतित है। महुआ के पिता एक बौद्धिक और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, किंतु फिर भी हम यह देखते हैं कि वह महुआ के विवाह को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता व्यक्त नहीं करते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि भले ही चरित्रों में विरोधाभास दिखाया गया है कि किस प्रकार एक बौद्धिक स्वतंत्रता सेनानी दुनिया भर की बातें करता है, किंतु अपने ही घर में वह अपनी विवाह योग्य पुत्री के संबंध में कुछ नहीं सोचता, और उसका चूंकि अब और ना ही उसे यह स्वतंत्रता देता है कि वह अपने मन मुताबिक अपने साथी को चुन ले। यहाँ पर महुआ एक ऐसे द्वंद में घिरी हुई है जहाँ पर वह अपने मन मुताबिक हम सफर को ढूंढ पाने में असमर्थ है। वहीं उसकी उम्र उसे अपने शरीर के प्रति आसक्त करती नजर आ रही है। वह स्वयं भी कहती है कि उसका शरीर एक गमले के समान है जिसमें कि वह एक गुलाब के फूल के जैसी है। कोई ऐसा आए जो उसे पानी दे। तो हम यह देखते हैं कि और यह भी कहती है महुआ कि वह कुछ भी होने से पहले एक स्त्री है, उससे भी पहले एक मनुष्य है। मनुष्य की अपनी देह है, देह की अपनी जरूरत होती है, अपनी भूख होती है। काशीनाथ सिंह जी ने महुआ के रूप में स्त्री के यौन इच्छाओं पर बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति की है इस उपन्यास में। हम पुरुषों के संबंध में अगर हम बात करें तो पुरुष अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनमें किसी प्रकार के भी बंधन नहीं होते, किंतु महिलाएं जब अपनी यौन इच्छाओं की बात करती है तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, उनके चरित्र का जो है मूल्यांकन किया जाने लगता है। महुआ एक तरह से हालांकि पढ़ी लिखी है, किंतु हम देखें तो वह परंपरागत जो मूल्य है, सामाजिक और जितने भी सांस्कृतिक बंधन है या रूढ़ियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं वह मन से जकड़ी हुई है। महुआ के जो मानसिक द्वंद है
उसको लेखक ने अपने इस उपन्यास में दिखाया है। किस प्रकार से महुआ एक अलग सा जीवन जीना चाहती है, स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, उड़ना चाहती, उन्मुक्त रहना चाहती है, किंतु सामाजिक और पारिवारिक बंधनों में होते हुए वह कुछ भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रही है। किंतु हम देखते हैं कि महुआ अपने देह के रहस्य को जानने और समझने के लिए अपने पड़ोसी साजिद के प्रति आकर्षित होती है और समाज में माने जाने वाली अमर्यादित कदम को उठाती है, साजिद से संबंध बनाकर गर्भवती होती है और फिर उसे जो भी सामाजिक वर्जनाएं हैं उसको झेलना पड़ता है उसे। एक तरफ तो वह मानसिक द्वंद में है कि वह किसी निर्दोष भ्रूण की कैसे हत्या कर सकती है, वहीं दूसरी ओर वह इस वजह से भी चिंतित है कि क्या उसके अविवाहित होने और अविवाहित माँ का जीवन समाज में कैसा होता है, इसके प्रति भी वह बहुत ही चिंतित है। किंतु दूसरी ओर उसका एक मन है जो यह कहता है कि इस शिशु को उसे जन्म देना चाहिए, समाज में एक नई मिसाल पेश करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि महुआ दो द्वंद में फंसी हुई है। एक तरफ वह परंपरा में लिपटी हुई है, वहीं दूसरी ओर उसकी आत्मा आधुनिकता की ओर आगे बढ़ना चाह रही है। किंतु वही बात हो गई, किसी न किसी रूप में उसके पैरों में जो समाज ने जो बंधन बांधे हुए हैं उससे वह बच नहीं पा रही। बात करूं अगर उपन्यास के आखिर जो अंत में उसका विवाह होता है हर्षुल से, उसके पुराने मित्र के साथ, उससे हर्षुल के संबंध रहते हैं, विवाहेतर संबंध रहते हैं वर्तिका बनर्जी से। फिर भी महुआ उससे प्रश्न नहीं करती कि आपके संबंध है या ऐसा करके। किंतु जैसा ही हर्षुल को महुआ के संबंध में बात पता चलती है, वहां पर यौन शुचिता और यौन पवित्रता की बात आ जाती है। हर्षुल महुआ से घृणा करने लगता है कि तुम्हारे विवाह से पहले भी संबंध रहे। इस पर महुआ कहती है कि हर स्त्री और पुरुष का अतीत रहता है, विवाह में बंध जाने के बाद हमें उन अतीतों को खंगालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो महुआ है वह ऐसी मनस्थिति में है कि वह अपने आप को स्वीकार करना चाह रही है, अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना चाह रही है, किंतु किसी न किसी दबाववश वह उसे स्वीकार नहीं कर पाती। हम यह भी कह सकते हैं कि महुआ पूर्णतः निखर कर नहीं आ पा रही है। किंतु जब उसे अपना हर्षुल जब उसे नौकरी छोड़ने की बात कहता है कि नौकरी की क्या आवश्यकता है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो एक नौकरी से दोनों के जीवन चल सकते हैं। इस पर महुआ का सशक्त किरदार सामने आता है जब वह कहती है कि नहीं, मेरे लिए आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़े रहना बहुत ही सब चीजों से जरूरी है। मैंने इस चीज के लिए अपने परिवार मैं इस चीज के लिए अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहती, या तो तुम पर निर्भर नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महुआ के अलग अलग चरित्रों को दिखाया गया है। एक ओर वह स्वतंत्र मना है, दूसरी ओर वह कई बार परंपरागत रूढ़ियों को भी स्वीकार करती नजर आ रही है। तीसरी जगह अगर हम देखें तो वह उन्मुक्त होकर अपने रिश्ते से निकलना चाह रही है। अंत में जब उपन्यास का अंत होता है तो उसमें महुआ कहती है कि अब मैं अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हूँ, अब मुझे किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं है। तो यही काशीनाथ सिंह इतना ही कहकर अपने पात्र से कहा उपन्यास का अंत कहते हैं, और कि अब जो महुआ है वह अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती है, वह किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि उसने तमाम उम्र अपने परिवार के लिए दूसरों के लिए जीवन जिया, किंतु अब समय आ गया है वह खुद के लिए जीवन जीना चाहती है। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा। आपने अपनी पर्चा प्रस्तुति के दौरान एक आधुनिकता और परंपरागत रूढ़ियों के बीच
रूढ़ियों के द्वंद्व के बीच फंसी एक युवा महिला के जीवन को उजागर करने का भरसक प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला पर्चा प्रस्तुति करने के लिए धन्यवाद। अतीरा बाबू, शोध छात्रा, हिंदी विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज, केरल विश्वविद्यालय को आमंत्रित करती हूँ। इनके पर्चा का विषय है काशी का 80 उपन्यास में चित्रित सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना। अतीरा बाबू जी, आप अपना पर्चा प्रस्तुत करें। आदरणीय गुरुजनों, मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज मुझे ऐसा मौका मिला है जो काशी का 80 उपन्यास में चित्रित सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना के बारे में मेरे विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं वाराणसी संस्कार के प्राचीनतम 22 नगरों में एक तथा भारत का प्राचीनतम 22 नगर है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर भी है। इसे बनारस और काशी भी कहते थे, जिसे भारतीय संस्कृति का पर्याय माना जाता है। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश देने वाली नगरी, भक्ति जगह, तीर्थयात्रा स्थल, वाराणसी, पवित्र जगह आदि। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी की संस्कृति गंगा नदी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यह शहर सहस्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। आज संस्कृतियों का विस्थापन हो रहा है। बाजारवाद और उनमें दम तोड़ती काशी की पारंपरिक संस्कृति है काशी का 80 का केंद्र बिंदु। 80 पूरी काशी का प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह पूरी काशी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सांस्कृतिक एवं अन्य तमाम मुद्दों को उड़ाने वाले एक विश्व प्रतीक भी है। कुछ आलोचकों के मंतव्य में काशी का 80 बनारस पर लिखा हुआ शोक गीत है और यह बनारस संस्कृति की मृत्यु गीत भी है। इस उपन्यास के द्वारा यथार्थ को दर्शाया गया है कि स्वदेशी प्रचार के पाखंड के बीच बासारवाद की विदेशी आगड़ में कैसे सदियों से अर्जित सामुदायिक जीवन की खूबियां तथा देशी लोग संस्कृति धराशायी होती जा रही है। 20वीं 21वीं सदियों का अद्वितीय संधि पत्र का महागाथा भी है प्रस्तुत उपन्यास। काशी का 80 एक पवित्र स्थान है जो रीति रिवाजों और मान्यताओं के संयोजन की एक महान परंपरा होने का दावा करता है। 80 के निवासी भी अपने प्राचीन और महत्वपूर्ण रीति रिवाजों और रस्म रिवाज को समान रूप से निभाते हैं। 80 की विशेषताओं से एक है उनकी बोलचाल की शैली तथा तरीका, जो अनादिकाल से आ रही है। हर हर महादेव के साथ भोंसड़ी के नारा इसका सार्वजनिक अभिवादन है। चाहे होली का कवि सम्मेलन हो, चाहे कर्फ्यू खुलाने के बाद पीएसी और एसएसपी की गाड़ी, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे गेंदे और दौड़ाते नंगा धड़ंगा बच्चा, यहाँ तक कि जॉर्ज बुश या मैग्रीन चैदर या गोरबेचेव चाहे जो आ जाए, काशी नरेश को छोड़कर सबके लिए हर हर महादेव के साथ भोंसड़ी का जय जयकार। फर्क इतना है कि पहला शब्द बोलना पड़ता जरा जोर लगाकर और दूसरा बिना बोले अपने आप कंठ से फूट पड़ता है। दुनिया भर के तीर्थयात्रियों की तीर्थयात्रा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में सुखद ग्रामीण के माध्यम से ही काशी काशी को जानते हैं, जो सभी को समान सम्मान एवं मान्यता देने के लिए अनिच्छुक नहीं है। यहाँ गुरु के नागरिकों का सरनेम है, न कोई सिन्हा, न पांडे, जादव, न राम, सब गुरु। जो पैदा हुआ वह ही गुरु, जो मरा वह भी गुरु। उनमें एक दूसरे के बीच अनेकता में एकता का बड़प्पन भी देखा जा सकता है। 80 की दैनिक गतिविधियां स्वयं उनकी संस्कृति के सार्थक पूर्णता से शुरू होती है। शिव पूजा, गंगा प्रार्थना और सूर्य नमस्कार के अलावा भांग इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 80 में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक स्वाभाविक है कि वह इसके आचार और अनुष्ठानों से मोहित हो जाए, विशेषकर भांग में। उनके लिए भांग नशा या पागल होने का तरीका नहीं, बल्कि आपसी सहयोग, अहंकार मुक्त मिलन और अपने आप को समझने का
तरीका भी है। इसलिए ही पूरे भारत में काशी के भांग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संस्कृति, एकता और भाईचारा अस्सी के प्राण है। अस्सी को बदनाम करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो अस्सी वासी इसका कड़ा विरोध करते हैं। अस्सी में बहुत सारे रूढ़िवादी लोग रहते हैं जो उत्सव और मनोरंजन के बीच किसी भी तरह से काशी कलंकित होना नहीं चाहते। होली के उत्सव में कवि सम्मेलन लोगों के मुख्य आकर्षण में से एक है, लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में यह रूढ़िवादिता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अस्सी लोगों की कष्टप्रद हो सकती है। जब सभी लोग जाति या धर्म के बावजूद भाईचारे में आगे बढ़ रहे हैं तो हिंदुत्व के मामले में हिंदू लोग अपनी जाति के बारे में अधिक सोचने वाले होते हैं, विशेषकर यादवों और ब्राह्मणों के बीच। काशी में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसके लिए उनकी अपनी शर्त है कि वह हमेशा सभा और चर्चाओं में सबसे आगे रहे। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनको सब भी हवन, पूजन, यज्ञ कराना होता था। श्राद्ध कर्म की जरूरत पड़ती थी, काशी से ही ब्राह्मण बुलाया जाता था। इतनी शेखी बखारने से वे हमेशा अपनी महानता और महिमा को आंखें दिखाने चाहते हैं। उनके अनुसार यादवों का मतलब है कि बनारस में एक यादव है चौधरी, लेकिन आधा इसलिए है कि गाय भैंस नहीं पालता, गांजा कभी कभार पी लेता, लेकिन कुश्ती नहीं लड़ता। उनके अनुसार काशी में ऐसा कोई नहीं है जिसे पूर्ण यादव कर सकते। इस कारण से ब्राह्मणों और यादवों के बीच यदा कदा विवाद होते रहते हैं। कुछ ब्राह्मणवादी संत अपनी सुविधा के अनुसार कर्मकांडों और मंत्र को बदल देते हैं। जो भी हो, आम लोग ब्राह्मण विद्वानों से कभी सवाल नहीं करते या उनका मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान भगवान के निकट है। उनका शाप प्राप्त करना बहुत बड़ा पाप है। उनका कहना है कि इस तरह से पाप करने वालों को भगवान कभी भी आशीर्वाद नहीं देंगे। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मुद्दे में हस्तक्षेप करने के लिए शिव भक्तों और वैष्णव भक्तों एक साथ आए, परंतु इस घटना के बाद में श्री राम को कोई विशेष महत्व और प्रासंगिकता नहीं दे पा रहा है। सच तो यह है कि तुलसीदास और रामचरितमानस उनके पसंदीदा है, सिर्फ हनुमान जी की वजह से। लिखा रामचरितमानस और स्थापित किया हनुमान को, राम को नहीं। अस्सी में ही तुलसीदास ने अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस को जीवन दिया, जिनके लिए हनुमान जी ने उन्हें दर्शन और आशीर्वाद दिए गए। भले ही यह अस्सी में सुनी जाने वाली किंवदंती है, फिर भी यह उनके जीवन में एक मील का पत्थर बन गया है। अस्सी के अंधविश्वास उतने ही प्रशंसनीय है जितने के अनुष्ठान। वे लोग पुनर्जन्म और अभिशाप जैसी कई चीजों से बेजड़ डरते हैं और विश्वास भी करते हैं। इन सब का फायदा उठाते हुए पंडित कई तरह के इलाज और रस्में भी करते रहते हैं, जो भी कभी कभी लोगों को लाभ पहुंच सकती है। धक्के देना और धक्के खाना, जलील करना और जलील होना, गालियां देना और गालियां पाना अवखड़ की संस्कृति है। अस्सी की नागरिकता के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। इसके जनक संत कबीर रहे हैं और संस्थापक अवखड़ की नारा। चंदौली के एक गांव से नगर आए एक अप्रवासी संत। अस्सीवासी उसी अवखड़ संस्कृति के जायज नाजायज औलादे हैं। गालियां इस संस्कृति की राष्ट्रभाषा है, जिसमें प्यार और आशीर्वाद का लेना देना होता है। भलदगा अवखड़ संस्कृति महान विरासत के पौराणिक अंश होने के कारण कई पागंडी और पंडित विभिन्न प्रकार के धोखे से विश्वासियों का शोषण करते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठता है तो उसे श्राप के नाम पर रोकते हैं। कैथरीन एक ऐसी महिला है जो एक विदेशी अतिथि के रूप में भारत में आई और उन्होंने पूरे मन से भारतीय संस्कृति को अपनाया। उन्होंने अपने अंदाज में भारत और भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। उन्होंने एक किताब सारनाथ पर लिखी है, जो पूरे अमेरिका में खूब बिकी और
दूसरा किताब रामनगर की रामलीला पर लिखी, वह उससे भी ज्यादा पसंद की गई विदेशियों ने। तीसरा किताब लिखी बनारस पर। बनारस का इतिहास बताता है कि इसकी आजीविका है यज्ञ, हवन, पूजन, अनुष्ठान, मुहूर्त और लग्न, कुंडली ज्योतिष, हस्तरेखा, जजमानी, इसे ही इसका व्यवस्था ही कहिए या खेती बाड़ी, विश्व का सारा ज्ञान विज्ञान इसे मोहल्ले के ज्ञान में समाहित है। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, लेकिन जो कहीं नहीं वह भी यही है। इसी के संकेत पर ग्रह नक्षत्र चलते हैं और यह पृथ्वी भी। यदि ये रास्ता भटक जाए तो इन्हें दूरी पर लाने का विधान भी इसके पास है। कैथरीन के प्रयास सफल रहे, क्योंकि भारत को और भारतीय संस्कृति को जानने और समझने के लिए कई विदेशियों ने भारत की यात्रा करने लगे। बनारस के बारे में उन्होंने जो कुछ खोज लिया उनमें से कई तथ्य काशी लोगों के लिए अप्रिय सत्य थे। वाराणसी इज डाइंग, बनारस जिसे लोग पढ़ते सुनते जानते थे मर रहा है आज, लेकिन यह बदलते समाज का एक तोहफा भी था। धीरे धीरे 80 वासियों को अपनी खोई हुई विरासत के मूल्यों को एहसास हुआ और उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। इसका प्रमाण है उन लोगों का मन का पंख जिन्हें काशी को छोड़ना पड़ा। यह परिवर्तन का समय है और कोई भी भविष्य का भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर होगा कि इतिहास के सजेते हुए वर्तमान जिए। संस्कृति का उत्पत्ति नदी के किनारे से शुरू हुई है। काशी का जन्म और संस्कृति भी पाली बही है गंगा के तट से, इसलिए गंगा वासियों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होंगे लंबे समय तक जीवित रहने की विजय यात्रा के बारे में। काशीनाथ जी ने काशी का 80 में मुख्य रूप से काशी की संस्कृति के माध्यम से हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और मान्यताओं के ढांचे के बारे में बात करता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के मर्म को अच्छी तरह से समझते हुए ही काशी काशी का रचना की। उपन्यास में साफ साफ नजर आता है कि विविध प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं से भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्य बदलते रहे हैं और उसी प्रकार आधुनिकता की क्रियात्मकता में लोग अपने पारंपरिक एवं सांस्कृतिक मूल्य खोते जा रहे हैं। तदनुसार भारतीय समाज में समय और परिस्थिति के अनुरूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों में भी बदलाव आता रहता है। समाज में होने वाले विभिन्न अनुष्ठानों, समारोहों और त्योहारों को अब केवल दिखावा बना दिया गया है। इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अतीरा। आपने अपने पर्चा प्रस्तुति के दौरान काशी का परिचय देते हुए अपने पर्चा को समाप्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं इस केरल हिंदी साहित्य मंडल की सचिव डॉक्टर राधा मणि मैम को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद देने के पहले मैं हमारे छात्रों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगी कि काशी का 80 नामक जो उपन्यास है, इस पर आधारित एक नाटक है काशीनामा, और इसी तरह एक सिनेमा भी है मोहल्ला 80। इसका रिलीज 2018 नवंबर 16 को हुआ था और इसका निर्देशक है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, और इसमें इसका किरदार है सन्नी देओल, साक्षी तनवार, रवि किशन, सौरभ शुक्ल जैसे लोग हैं। तो हमारे छात्रों को देखने के लिए यह मैं बता रही हूँ। और बनास जन पत्रिका के विशेषांक गल्पेदर गल्प का ठाठ काशी का 80 पर केंद्रित है। यह भी आप लोग पढ़ लीजिए। और अब मैं अपने कर्तव्य की ओर जा रही हूँ। केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि और सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस व्याख्यान माला में
हमारे व्याख्यानमाला के अध्यक्ष डॉक्टर शाजी वर्गीस सर हैं। सर सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। सर को हृदय की भाषा में हम आभार प्रकट करते हैं। हम माने केरल हिंदी साहित्य मंडल और सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी के हिंदी विभाग दोनों की ओर से और आप सबकी ओर से वो भी है तो भूल गई। और आज का मुख्य वक्ता डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी हैं, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य हैं। विशाल जी ने 90 के बाद के भारतीय यथार्थ और काशीनाथ सिंह के उपन्यास विषय पर गंभीर भाषण दिया। हम तो काशी की ओर जा रहे थे काशी की जो 80 घाटी है, वहां जाके हम पप्पू के चाय के दुकान जो है वहां गए थे, लेकिन वह तो बंद था, पता नहीं, देखा नहीं। जयश्री सिंह जी ने, सिंधु जी आप याद करती हैं क्या? जयश्री जी ने हमें वहां ले गया। तो सर के जो भाषण से हम लोग बहुत अधिक लाभान्वित हुए हैं। क्या कहना है, हम तो वहां से यहाँ अभी आ गए उनके भाषण से, सर के भाषण से 90 के बाद के भारत के बदलते परिवेश समझ सका और काशीनाथ जी के उपन्यास में इन बदलावों का चित्रण किस तरह हुआ, इसका सुंदर चित्र सर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। सर आपके ज्ञानवर्धक और उपयोगी वक्तव्य से हम सब लाभान्वित हुए हैं। आगे भी हमसे जुड़े रहने की प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत आभार सर। चर्चा में भाग लेकर सिंधु जी, प्रीति क्या है, पूजा जी, मौसमी जी, सुगिदा जी, हेमंत प्रसाद जी जैसे प्रतिभागी इसको जीवंत बनाया। उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। महुआ चरित उपन्यास में स्त्री मनस्थिति की सशक्त अभिव्यक्ति पर पूजा तिवारी और काशी का 80 उपन्यास में चित्रित संस्कृति एवं धार्मिक चेतना पर आदिरा बाबू ने पर्चा प्रस्तुत किया। दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और भारत के हर कोने से इस वेबिनार में जुड़े सभी अध्यापक बंधुओं, हिंदी प्रेमियों, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं, सबको मैं तहे दिल से केरल हिंदी साहित्य मंडल की ओर से, सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी के हिंदी विभाग की ओर से, आप सबकी ओर से धन्यवाद देती हूँ। सबको एक बार फिर धन्यवाद देकर मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।